हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो कि था सत्ता की साझेदारी, और आज हम दूसरा चैप्टर लेंगे। क्या है? संघवाद, फेडरलिज्म इसे बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। ये इसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया कि पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के लिए आम रूप है। मतलब सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। ये सत्ता का बंटवारा आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे किसी स्वरूप की पर चर्चा करेंगे कि कैसे इसका और ये सत्ता का बंटवारा होता किस प्रकार है। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है, और इसी बंटवारे को हम सत्ता के जो बंटवारा होता है इसे ही क्या कहते हैं, हम संघवाद के नाम से जानते हैं। इससे ही लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। किससे? संघवाद से। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा, और अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे यानी कि स्थानीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे कि स्थानीय शासन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। संघवाद है क्या? सबसे पहले जब हम संघवाद पढ़ते हैं तो संघवाद के बारे में जानते हैं कि है क्या। ठीक है। अब संघवाद के बारे में देखिए, संघवाद क्या है। एक बार हम पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपने देखा होगा कि बेल्जियम में सत्ता की का जो साझेदारी बहुत संतुलित ढंग से थी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। इसलिए श्रीलंका में क्या है, जो गतिरोध है वो हमेशा बना रहता है, संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। बेल्जियम में संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। मतलब जो बंटवारा किया गया सत्ता का, तो उसमें उसके केंद्र की शक्तियों को घटाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि शक्तियों का धीरे धीरे क्या हो गया, शक्तियों का बंटवारा होता चला गया। शक्ति एक स्तर से दूसरे निचले स्तर पर स्थानांतरित होती चली गई। ये अधिकार प्रांतीय सरकारों में बदल दिया गया, और ये जो मतलब और शक्तियाँ थी वो किस में चली गई, वो चली गई आपकी प्रांतों में। मतलब राज्य, जो राष्ट्र की शक्ति राज्यों में चली जाती है। तब भी इसकी अपनी भूमिका थी, वे अपने अधिकार पर थे। ये अधिकार उनके केंद्रों पर द्वारा दिए गए थे, और मतलब उन्हें अधिकार कौन कर रहा है? केंद्र प्रदान कर रही है उनको ऐसे अधिकार, है ना। सरकारें थी तब भी उनकी अपनी भूमिका थी। मतलब जो पहले भी ये सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी उसमें प्रांतीय सरकारें थी, और उसमें भी उनकी भूमिका निर्धारित थी अपने, और उनके अधिकार भी थे। पर ये अधिकार उन्हें केंद्र द्वारा दिए गए थे। ये जो कि बताया गया कि इस अधिकार कहाँ से मिले, उन्हें केंद्र सरकार से मिले। इन्हीं केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी, मतलब ले भी सकती थी इन अधिकारों को, अपने आप में पुनः संचित कर सकती थी। लेकिन क्या होता है, 1993 में कोई बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। मतलब उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। किनकी शक्तियों को? प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, है ना। अब क्या होता है कि इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थी। कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दे दिए गए जिनमें कि केंद्र सरकार पर निर्भरता इनकी खत्म हो गई, और जो ये अपने फैसले कुछ मामलों में खुद ले सकते थे। इस प्रकार बेल्जियम ने एक एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। कि क्या होगा, एक संघ बन गया। जैसे भारत को भी क्या कहते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें कि केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। लेकिन श्रीलंका की स्थिति, जो कि पहले भी बताया गया, श्रीलंका की स्थिति क्या है, वहाँ बेल्जियम से भिन्न है। वहाँ पर एकात्मक रूप है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, बेल्जियम में संघात्मक रूप हो गया। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश के सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकारों और उनके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाती है। मतलब यूँ कहा जाए कि संघीय जो सरकार होती है उसमें क्या होता है, कुछ यह सत्ता जो होती है कुछ केंद्र में हो जाती है और कुछ राज्यों में हो जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो
स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जैसे कि हमारे देश में क्या हुआ, एक सरकार है जो पूरे देश के लिए है, जो मतलब भाजपा की इस वक्त गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी क्या है, पूरे देश के मंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, है ना, पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के नेतृत्व करते, पूरे देश के नेता हैं। तो वो क्या हुआ कि ये पूरे देश के लिए सरकार हो गई, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जितने राष्ट्रीय लेवल पे निर्णय लेने होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने होंगे, वो किनके द्वारा लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए जाएंगे। फिर भी राज्यों या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे आपने देखा कि भारत में राज्यों की भी सरकारें हैं। मैंने बताया उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, कर्नाटक की हो गई, और केरल की हो गई, उत्तराखंड की हो गई, पंजाब की हो गई, दिल्ली की हो गई। तो ये बहुत सारे जितने राज्य हैं, मतलब 28 राज्य और 28 संघ शासित प्रदेशों में अलग अलग सरकारें। तो इसमें इसके जिम्मे ये क्या होता है कि इनमें जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखते हैं, जो मतलब दिन प्रतिदिन जो कार्य होते हैं शासन के, वो इनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। ऐसा नहीं है कि जो है सारा उनके ऊपर बहुत प्रांत सरकारों के ऊपर ही उनके इशारों पर नाचे। तो अगर जो प्रांत सरकार के इशारों पर नाच रही तो एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी, है ना। अगर एकात्मक, जैसे कि अगर सारा कंट्रोल अपने अंदर प्रधानमंत्री ले लेता या राष्ट्रपति ले लेता तो क्या होगा, एकात्मक सरकार हो गई, फिर उसका ही पूरा नियंत्रण। ये नहीं कि सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ। फिर इस अर्थ में संघीय व्यवस्था, हाँ, एकात्मक शासन की क्या है, व्यवस्था के ठीक उल्टा है। मतलब जहाँ संघीय व्यवस्था जो होते हैं, सत्ता का बंटवारा हो जाता है, एक ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक के आ जाता है, वैसे ही एकात्मक में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है कि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में नियंत्रित हो जाए। यहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाए, सत्ता का साझेदारी कर दिया, बंटवारा कर दिया गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति के हाथों में नियंत्रण है सत्ता का। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करते हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय, अब देखिए यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है 1993 दुनिया के मानचित्र है, समझ लीजिए थोड़ा। हालांकि दुनिया के 193 देशों में 25 में संघीय शासन व्यवस्था है। इनमें से देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है जो कि संघीय शासन व्यवस्था में रहती है। तो ये बड़े बड़े देश हैं जिनमें ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि आपका कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और रूस हो गया सबसे बड़ा, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, नाइजीरिया हो गया, इथोपिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। ये इन देशों में क्या है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। अब इसमें क्या, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती संघीय व्यवस्था में, है ना। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वो केंद्र सरकारों को जवाबदेह नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि केंद्र के प्रति उत्तरदायी है, वो अपने निर्णय लेने के लिए कुछ हद तक स्वतंत्र, मतलब संविधान के अंतर्गत ही निर्णय होंगे, संविधान से इतर नहीं होंगे कि आप चाहें कि अलग राष्ट्र बना लें अपने आप को देश से अलग कर दें, ऐसा नहीं। लेकिन वो निर्णय अपने लेंगे, विकास के उनके जो काम होंगे वो अलग होंगे, केंद्र सरकार से हट के हो सकते हैं ना। उनके यहाँ की योजनाएं कुछ अलग होती हैं, राज्यों की कुछ अलग होती हैं। कहीं जैसे देखेंगे आपकी केंद्र सरकार का जीवन बीमा की पॉलिसी चल रही होगी, और राज्य सरकारों की एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चल रही होगी, केंद्र की एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चल रही है। तो दोनों में अंतर हो सकता है, कोई अपने पे ज़्यादा कम खर्च कर सकता है, कोई अपने पे कम खर्च कर, मतलब नियंत्रित नहीं है कि आप हमसे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। अब ये जनता के प्रति जवाबदेही होगी, इनको केंद्र के प्रति जवाबदेही नहीं होगी। अब इसके में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, कहाँ, संघीय व्यवस्था में। जैसे और अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने और कर वसूलने और प्रशासन का उनका
अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, मतलब कानून बनाएंगे लेकिन कुछ मुद्दों पे ही बना सकते हैं, निर्धारित मुद्दों पे ही बना सकते हैं संविधान के अंतर्गत। प्रशासन करने का उनका अपना अपना अलग क्षेत्राधिकार होगा। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। उनके अधिकार भी क्या हो गए कि स्पष्ट कर दिए गए कि आपके इतने ही अधिकार हैं, है ना। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। मतलब अगर जो कुछ बड़ा बदलाव करना है, मौलिक संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन करना है, तो अकेले नहीं कर सकती, बल्कि इसमें दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होगी। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार यूँ कहा जाए तो किनको है? कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट जैसे कहा जाता है कि जहाँ पर भाषा स्पष्ट होगी संविधान की, वहाँ पर ये कोर्ट व्याख्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवादों की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अब दोनों में विवाद हो गए, अगर जो राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, तो इस विवाद की स्थिति का निपटारा करने के लिए, इस विवाद की स्थिति का निपटारा करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, है ना। और ये उसकी भूमिका निर्णायक होगी। वो जो निर्णय देगा वो दोनों के लिए मान्य होगा, मानना पड़ेगा उस निर्णय। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं कि आप इस क्षेत्र में कर वसूलेंगे, आप इस क्षेत्र में वसूलेंगे। ये मतलब उनके अपने अपने क्षेत्र उनको निर्धारित कर दिए गए कि यहाँ से आपको राजस्व की यहाँ से प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना, पहला उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना कि एकता खंडित ना हो पाए हमारे देश की। इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना, और इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए कि सत्ता के जो बंटवारा हो रहा है वो दोनों स्तर के लोगों में आम सहमति बनेगी, तभी बंटवारा संभव है। इनका दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को तभी मान पाएंगे। माना वो कह रहे हैं नहीं, वो इधर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम ये नहीं मानने तैयार हैं, वो ज़बरदस्ती थोपने के लिए तैयार हैं, है ना। तो क्या होगा? उस समय विवाद की स्थिति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, अपनी भरोसा और साथ रहने पर सहमति, आपसी भरोसा होना चाहिए और साथ रहने की सहमति भी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। केंद्र और राज्य में हर संघीय सरकार में अलग अलग होता है। भारत में किसी तरह का है, अन्य राष्ट्रों में किसी तरह का होगा, दूसरे अन्य राष्ट्रों में किसी तरह का होगा। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई, कि स्थितियाँ क्या थी, कैसे उस ऐसी जो है संघ की स्थापना हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका क्या है? दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना हो, कि एक दो राष्ट्र मिले और फिर जाके जो है क्या हुआ कि एक संघ बन गया। और ये पहली चीज़ तो ये हुई कि गठन हो रहा है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर। फिर इन दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को कायम करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करना बनाते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ये सब इनमें क्या है कि सब प्रांत मिलके अपनी सुरक्षा, अपनी खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर आ गए हैं। इस तरह के संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है और वे केंद्र के बराबर क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, है ना। वे केंद्र के बराबर ताकत उनको दी जाती है, ज़्यादा कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है जो कि बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जैसे भारत जैसे देश जो करते हैं,
करते हुए राज्यों के गठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों को बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा पावर किसको दे दिया गया? उसमें क्या था, जो अमेरिका में थी और स्विट्जरलैंड में थी, उसमें ज़्यादा अधिकार किए दिए गए राज्य सरकार को। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस तरह की सरकारों में केंद्र सरकार को ज़्यादा जो है ताकत दी गई। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार दे दिया जाता है, उसे विशेष राज्य का ही दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का फिर पहले जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम, इनको क्या हुआ, इनको कुछ विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, सिक्किम वगैरह को। अब भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मुख्य मुद्दा है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती थी। कहाँ? बेल्जियम में और श्रीलंका में। सोचिए कि भारत जैसे विशाल देश, जहाँ की क्या है, विविधता ही विविधता है, भाषाई विविधता है, प्रजाति विविधता है, जाति विविधता है, रूप रंग वेशभूषा, मतलब विविधताओं का एक भंडार, गुच्छा कहा जाए तो भारत है। अब यहाँ बहुत सारे धर्म भी हैं, क्षेत्रों के लोग रहते हैं बहुत सारे। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था कैसी है, क्या है, क्या है, आइए समझते हैं इसको। संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत जो है आज़ाद होता है। बहुत ही ऐसी स्थिति होती है, भारत एक बहुत बड़ा देश था विभाजन के पहले, और भारत जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिस्सा भारत था, और बहुत अच्छी स्थिति थी भारत की। लेकिन भारत का विभाजन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखद वो स्थिति होती है। नहीं तो आज भारत और एक बहुत बड़ी महाशक्ति होता है, और हम जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है, उसका स्थान कहीं आगे होता, और इसका विकास मॉडल बहुत अच्छा होता है ना, सब मिल के कार्य कर रहे होते। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए और भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों का संघ घोषित कर दिया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, ये कन्फर्म है। आइए हम ऊपर संघीय व्यवस्था के जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। क्या देखा, कुछ विशेषताओं का हमने देखा था, अब फिर से हम देखते हैं। हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। एक संघीय सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र और राज्य को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं को संघीय रूप में संघीय शासन का तीसरा हिस्सा भी जोड़ दिया जाता है। पहले क्या होता है, केंद्र राज्य होते हैं, बाद में क्या होता है, स्थानीय सरकारें आ जाती हैं, जिसमें नगर पालिकाएँ आ जाती हैं और ग्राम पंचायतें भी आ जाती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप देखेंगे जो मेयर वगैरह होते हैं, महापौर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं। ये इसके तीसरा जो है खंड इसमें जुड़ जाता है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। पहली सूची क्या है? पहली सूची है संघीय सूची। अब इसमें क्या आता है, संघीय सूची समझिए। संघीय सूची में प्रतिरक्षा विदेशी मामले, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश में इन मामलों का एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। मतलब ये कहा जाए कि इन मुद्दों से और कोई छेड़छाड़ ना हो पाए, और ये ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जैसे रक्षा प्रतिरक्षा के मामले हो गए, बैंकिंग के हो गए, संचार के हो गए, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव मामले हैं। इसीलिए इसको क्या किया गया, संघ सूची में डाल दिया गया। और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। अब आते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, केंद्र
और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय विषय शामिल है। कौन सा हो गया? पुलिस हो गया, व्यापार वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। राज्य सूची के वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, विवाह लेना, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं, जो कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में इसमें बताया गया। अब देखिए, इसमें समझते हैं कि कितने विषय हैं किसमें। आपकी ये 7वीं अनुसूची थी। 7वीं अनुसूची में 3 ये सूचियाँ थी। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें जो संघ सूची थी आपकी, संघ सूची में आपको कितने विषय दिए गए थे? संघ सूची में प्रारंभ में कितने थे? 97 थे। 97, ठीक है, 97 विषय थे संघ सूची में। लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें कितने हैं? 100 विषय हैं। पहले कितने थे? 97 थे। अब कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, अब 100 हैं। और अब आते हैं हम जो आपकी राज्य सूची थी। राज्य सूची में कितने विषय? राज्य सूची में पहले थे 61 विषय। कितने थे? 61 थे। 61 थे। अब कितने हो गए? 66 हो गए। यानी कि इसमें कितने की बढ़ोतरी है? 5 की। उसमें कितनी बढ़ोतरी है? 3 की। लेकिन जो है मतलब राज्य सूची में अब कितने? 60 ये इस वक्त हैं ये वर्तमान में। पहले कितने थे? कितने? 66 थे। माने इसमें घटोतरी हो रही, कम हो रहे हैं। पहले कितने थे? 66 थे। अब कितने हो गए? 61 हो गए। और जो केंद्र सूची थी उसमें जो संघ सूची वाली जो थी केंद्र की, उसमें कितने थे? उसमें थे आपके 97। आप कितने हो गए? 100 हो गए। और जो समवर्ती सूची है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, वो उसमें कितने हैं? 52 हैं। 52 हैं आपके समवर्ती सूची में विषय। ठीक है, इन विषयों में जो आपकी समवर्ती सूची है, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, जो टकराव की स्थिति होगी, तो क्या होगा? केंद्र का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। यहाँ सवाल उठता है कि जो विषय इन सूची में नहीं आते उनका क्या होगा? फिर सॉफ्टवेयर जैसे ये विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे? क्योंकि संविधान बनाने के बाद में ऐसे विषय हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के क्षेत्र में चले जाते हैं। जो बचेगा, जो इनमें इधर इधर बंटवारा हो गया, जो इनमें नहीं आए, जो बाद में आ रहे हैं, जो विषय जुड़ रहे हैं, वो किसके हिस्से में आ जाएंगे? वो केंद्र सरकार के हिस्से में चले जाएंगे। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर का अधिकार नहीं मिलते हैं। होता है कि क्या होता है कि पहले तो ऐसा किया जाता है कि सबको साथ में लेके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि सबको साथ में लेके नहीं हो चल पाते हैं। तो क्या होता है? भारतीय संघ में सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और उनको दर्जा दिया गया है क्योंकि उनकी स्थितियां थी कुछ ऐसी जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा देना आवश्यक था। जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये हो गए कितने? असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम। अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों के जो 371 है के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। कौन हो गया? पहले सुनिए, फिर से सुनिए। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इनकी क्या थी? कुछ विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ थी, जिसके कारण उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत आता है। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों और उनकी सांस्कृतिक और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार की भूमि अधिकारों के संरक्षण संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारत के संघीय इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं, कई भारत के कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना ही संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप, और अथवा देश की राजधानी दिल्ली
जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। क्या होता है, ऐसी स्थिति क्या होती है कि इनको कुछ विशेष अधिकार नहीं मिल पाते हैं और क्या इनको क्या कहा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा। इन क्षेत्रों के राज्यों वाले अधिकार नहीं होते, जो मतलब एक जैसे एक राज्य होता है, जैसे यूपी हो गया आपका, जो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, इनकी जैसी स्थिति इनकी नहीं होती है। इनके यहाँ मुख्यमंत्री मतलब शासक प्रशासक या मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन विशेष शक्तियाँ केंद्र सरकारों के हाथों में होंगी। इन इलाकों में शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अब देखिए स्थिति है यहाँ पर, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वो कहते हैं हमें एक राज्य बनाया जाए, हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये प्रक्रिया कि आप हल्ला मचा दीजिए और ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं होता। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2/3 बहुमत से पहले तो मंजूरी ले लीजिए आप, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता, तब जाके कहीं ऐसी स्थिति बनेगी। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। जब कोई विवाद स्थिति आ जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे या उच्च न्यायालय में जाएंगे। और सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का भी अधिकार है। अब ये संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, एक ये भी आए कि व्यवस्था चलती कैसे है संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई जिसे तो इसके परिणाम कैसे होंगे, इसके परिणाम सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा, और इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश का साझा आदर्श रूप स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ बातों पर गौर करें जिसने कि हम मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि खाली संविधान में प्रावधान हुआ, फिर वहाँ के लोगों की भी इच्छा रही कि हाँ हम ऐसे देश के ऐसे माहौल में रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था में रहेंगे, तो क्या होगा, हम और ये क्या हुआ कि उन्होंने इसका आदर भी किया, इस भावना का और विविधता का आदर किया, साथ में रहने की इच्छा का आदर्श रहा, तभी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी सफल है विभिन्नता में होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर कुछ जो भारत का मैप दिखाया गया है, ये समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। 1947 का ये भारत में ये हिस्सा जो क्या है, ये पाकिस्तान वाला आपका हिस्सा हो गया, इधर वाला है ना, ये हिस्सा क्या है, पाकिस्तान का है ना, ये हिस्सा पाकिस्तान वाला हो गया, यहाँ वाला ये है ना। अब ये हिस्सा यहाँ पर जो है ये बांग्लादेश वाला हो गया। भारत की स्थिति ये है कुछ, यहाँ पे बर्मा है आपका, यहाँ पर चीन है, यहाँ ये तिब्बत का क्षेत्र है जो कि चीन द्वारा अधिकृत किया गया है इसको, ये अरब सागर, बाकी जो है भारत के राज्यों को दिया गया है ना। ये स्थिति है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब भाषाई राज्य पे आते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। ये बहुत ही एक मान के चलिए, सरकार जब भारत आज़ाद होता है तो भारत में आज़ाद होने के कुछ ही दिनों बाद में भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग करना शुरू हो जाती है।
भारत में 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की और उसी वक्त से लेकर 1919 यानी कि अब तक के 1919 को छोड़िए अब तक के अगर आप मानचित्र को देखें तो इस विधि में आए बदलावों को आप एक बारीकी से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं और प्रांतों की सीमाएं और क्षेत्र और नाम बदल दिए गए और नए राज्यों को बनने के लिए 1950 में के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों के गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीय विभिन्नता की रेखांकित करने और उन्हें आदर करने के लिए भी किया गया। जैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया और झारखंड इसमें शामिल है। ऐसी स्थिति के लिए कि वो भाषा के तौर पे नहीं है बल्कि ये क्या है, अपनी सांस्कृतिक, भूगोल और जातीयता की विभिन्नता के लिए ये यहाँ से क्या हुए, नए राज्य गठित होते हैं। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि देश टूट जाएगा। ऐसे सब अपने अपने भाषा से पहले राज्य की मांग करें, फिर देश की मांग करने लगेंगे, तो उनके मन में एक भय बन गया था कि ऐसा न हो भारत जो राज्यों का संघ है ये टूट जाए। केंद्र सरकार ने इसी के चलते ही राज्यों के पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे ज़्यादा भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया कि मतलब ये स्थिति जो भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया वो कहीं ना कहीं सही था। अब देखिए यहाँ पर भारत के राज्य दिए गए हैं जो कि अपनी अलग एक सुंदर सा हमारा भारत देश दिया गया है, एक अपनी विविधता लिए हुए है ना। ये भारत के पहले के राज्य देखिए, पहले के ये मैप देखिए, ये अब का मैप है। लेकिन जो भारत का अब आप देखेंगे जो मैप इस समय वाला, तो इसमें स्थिति अलग थी। इसमें मद्रास था, उड़ीसा था, बिहार था, मतलब बड़े बड़े प्रांत थे। और इन्हीं को बाद में क्या किया गया जाता है कि इनको बाद में यह अच्छे से बढ़िया से विभाजित कर भाषाओं के आधार पर, क्षेत्रीय विभिन्नता, जातीयता, भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांट के अलग कर दिया जाता है। अब आते हैं कि भाषाई नीति क्या है। भाषा नीति कहते हैं आगे का जो है हम भाषा और केंद्र राज्य संबंधों को, इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।